हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 का जो चैप्टर 10 है लॉ एंड सोशल जस्टिस, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे सोसाइटी में जो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या है कि हमें मार्केट के अंदर, यानी कि मार्केट में जब हमें उत्पादन के देखें कि मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर और बायर दोनों एक साथ आते हैं, प्रोड्यूसर और बायर, और इसमें कंपनीज भी आती हैं। तो इन सब में जो भी जो एक्टिविटीज अनफेयर एक्टिविटीज होती है, जो अनफेयर एक्टिविटीज होती है, तो इसको गवर्नमेंट रोकने के लिए क्या करती है, तो कुछ कानून बनाई है। इस सबको रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या बनाया गया, तो एक कानून बनाया गया है। तो उन सब चीज के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहला हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर जो हमारा ये चैप्टर है कि लॉ एंड जो सोशल जस्टिस वो आखिर है क्या। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, उस इंसिडेंट के बारे में, डिजास्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो होगा कि वर्थ जो वर्कर होते हैं, यानी कि जिसे हम एक तरीके का चीप लेबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीप लेबर। वो कहते किसे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाई जाती है लेबर्स के लिए, या जो भी हम बात करें पुअर पीपल्स के लिए, उनके राइट्स की सेफ्टी के लिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि जैसे ही हमारा जो भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए जो नए कानून बनाए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर किस तरीके से इन्वायरमेंट एक पब्लिक फैसिलिटीज के रूप में बन गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्यों? यदि हम आर्टिकल 21 जो कि हमारा कहता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ में ये भी इंश्योर किया गया है कि गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो पब्लिक को क्या करे, एक क्लीन, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए। ये किसकी ड्यूटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसके बाद हम इस चैप्टर का कंक्लूजन देखेंगे कि जो हमने ओवरऑल जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये इस चैप्टर में आखिर है क्या। गवर्नमेंट के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि मार्केट के अंदर या बिजनेसेस में जो भी अनफेयर प्रैक्टिस होती है उसे क्या करे, कम से कम करे। अनफेयर एक्टिविटीज का मतलब है कि अगर कोई एक्स लेबर है, उससे अगर 12 घंटे की जॉब, मतलब उससे 12 घंटे की सर्विस ली जाती है, तो इसके हिसाब से इसकी सैलरी दे, ना कि इसके कम। मतलब सीधा सीधा अगर हम डायरेक्ट बात करें तो सरकार क्या करती है, तो जो मजदूरों के ऊपर जो शोषण होता है तो उसको रोकने के लिए क्या करती है, तो जब कानून बनाती है तो वो हमारा होता है एक सोशल जस्टिस। तो सरकार ये इंश्योर करती है कि मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी अनफेयर एक्टिविटीज ना हो, और इस चीज को रोकने के लिए फिर क्या करती है सरकार, उनके प्रोटेक्शन, उन से मतलब उस जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनकी जो प्रोटेक्शन के लिए है, यानी कि हम बात करें कि जो स्लेवरी यानी कि फिर गुलाम मजदूर ना बना लिए जाए, तो उसके लिए फिर सरकार क्या करती है, सबके लिए एक समान इक्वल कानून बनाती है। जिसमें कहा, अगर हम बात करें कि अनफेयर एक्टिविटीज में, इसमें यह भी कहा जाता है कि यदि किसी पर्सन से जबरदस्ती काम कराया जाता तो उसको एक मिनिमम सैलरी उसको देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कानून के, अगर लॉ के अकॉर्डिंग, वो क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। तो ये सारी जो हमारी लॉ है ये किसके द्वारा बनाई गई है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमारे कंट्री में जो मार्केट जैसी चीजें, मार्केट जैसी जो प्लेसेस हैं, वहां पे जो स्लेवरी है उसको कम कर सके और इसको खत्म कर सके। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा राइट टू वर्क किस में आता है, एक काम करना किस में भी आता है, हमारा एक राइट टू लाइफ में आता है, यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो।
तो जैसे कि जितने भी जो सेफ गार्ड, जैसे कि हम बात करें जितनी भी जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे जितने भी जो वर्कर्स काम करते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी होता है कि वहाँ के लोगों की जो लाइफ है उनके लिए क्या करे, एक ऐसा कानून बनाए जिससे कि उनकी लाइफ क्या हो, एक सिक्योर हो, और जितनी उनकी जो वर्क है या जितनी भी उनसे मजदूरी करवाई जाती है तो उनके हिसाब से उनको क्या करे, तो उनकी सैलरी यानी कि उनको वेतन दिया जाए। तो इन सब चीज ऐसे जो अनफेयर एक्टिविटीज होती है, इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए जब सरकार कानून बनाती है तो वह हमारा बनता है लॉ एंड सोशल जस्टिस। क्योंकि अक्सर हमें जब भी हम अपने आसपास के फैक्ट्रीज में देखते हैं या जो वर्कर्स काम करते हैं, तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो लेबर्स होते हैं जो वो कहाँ से आते हैं, तो पुअर पीपल्स होते हैं जो लेबर्स का काम करते हैं। तो उनसे क्या करवाया जाता है, उनसे काम ज़्यादा करवाया जाता है और उसके कंपेयर में जो उन्हें सैलरी दी जाती है हमारे इंडस्ट्री फैक्ट्री सब में, वो क्या दी जाती है, तो काफ़ी कम दी जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि जितना काम करवाया उससे कम वेतन देना भी एक तरीके का क्या हो गया, एक तरीके से उस व्यक्ति का क्या हो गया, तो शोषण करना हो गया। तो इन सब चीज को रोकने के लिए, ऐसी जो एक्टिविटीज है इन सब को रोकने के लिए फिर जब सरकार कानूनें बनाने लगती है तो ये हमारे लिए क्या आ जाता है, एक सामाजिक न्याय फिर बन जाता है। जैसे कि हम बात करें जब सरकार सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति या निजी निगमों में कार्यों को विनियमित कर देती है तो विनिमय आर्थिक महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी कि हम बात करें, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें ये गारंटीज दी गई है कि जो हमारा फंडामेंटल है और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है हर एक स्टेट के लिए क्या है, तो ये बनाया गया। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है और उस व्यक्ति को काम के अनुसार अगर उसकी सैलरी नहीं दी जाती है तो वो क्या करता है, एक तरीके से उस आदमी का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हनन कर रहा है। जैसे कि हम आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 14 साल यानी कि 14 ईयर तक के बच्चे को किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में एक वर्कर के लिए काम के तौर पे नहीं रखा जा सकता है। यदि अगर ऐसा कोई पर्सन करता है तो उसको क्या होगा, तो उसको वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी होगा जिसके अंदर उसे क्या होगा, तो पनिश किया जा सकता हो उस व्यक्ति को। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में सिर्फ इसीलिए दी गई है ताकि हम अपने सोसाइटी के अंदर जो भी अनफेयर एक्टिविटीज है उसको किसी तरीके से कम कर सकें और खत्म कर सकें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि किसी भी फैक्ट्री, जो कि माइंस वाली जो फैक्ट्री है, माइंस की फैक्ट्री की बात करें तो वो फैक्ट्री जहां से नेचुरल मिनरल्स को जमीन के अंदर से खोद करके निकाला जाता है, बात करें जैसे कि कोयला, तो ऐसी जगहों पर 6 साल यानी कि 0 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को रखना क्या है, तो एक अनलॉ एक्टिविटी माना गया जिसके थ्रू वहाँ पे क्या हो सकता है, तो उस इंडस्ट्रीज पर पुलिस जो हमारी गवर्नमेंट है लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, तो एक्शन ले सकती है। आर्टिकल 24 जो हमारा वो ये कहता है कि किसी भी चिल्ड्रन को जो कि क्या है 14 साल से कम है तो उसको किसी भी फैक्ट्री जैसे कि माइंस वाली फैक्ट्री हो गई या जो हार्ड यानी कि जो कि हार्ड फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे लोहे सब का काम होता है, तो उस जगह पे 14 साल तक के बच्चों को रखना क्या कर रखा है, एक इलीगल बना यानी कि इलीगल बना दिया कि यदि कोई फैक्ट्री 14 साल के बच्चों 14 साल से छोटे बच्चों को अगर अपनी फैक्ट्री में रखता है तो उसे क्या होगा, तो पनिश किया जाएगा। पनिश के तौर पर उन्हें 2 साल की जेल या 20 से 50,000 रुपया फाइन भी देना पड़ सकता है। ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये सरकार के द्वारा ये कानून बनाई गई है और केंद्र सरकार के द्वारा ये स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी किया गया है कि यदि केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार चाहे तो इस कानून को और भी बदलाव करके क्या कर सकता है, तो मार्केट में जो ऐसी अनफेयर एक्टिविटीज है उसको क्या कर सकती है, तो रोक सकती है। यानी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से ऐसी परिस्थिति में रहने वाले बच्चों को बचाने के लिए क्या उनके पुनर्वास के लिए एक नीति विकास करने का अनुरोध केंद्र सरकार के द्वारा भी किया गया। यानी कि वो ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं यदि उनके राज्य में अगर ऐसे कोई बच्चे पाए जाते तो उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए, उन बच्चों की लाइफ को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो नई नीतियां विकसित कर सकते हैं। तो ये ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
कहा गया है। अब बात करते हैं हम, हमारा जो अगला टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो एक तरीके से क्या हुआ था, तो मेन में डिस्ट्रॉय इसको माना जाता है। और मेन में डिस्ट्रॉय इसलिए, डिजास्टर इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसने क्या है, काफी हद तक लोगों की जान इस ट्रेजेडी ने ले ली थी। आज भी हमें इस डिजास्टर का जो रिजल्ट है वहां के लोगों में देखने को मिल जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था इसमें काफी लोगों ने अपने लाइफ को क्या कर दिया था, तो खो दिया था, और काफी सारे लोग इससे क्या हो गए, तो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो आज से अगर हम 35 साल पहले की बात करें, यानी कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं हुई थी, तो उससे पहले जो भी इंडस्ट्रीज थी या गवर्नमेंट थी वो इन्वायरमेंट को लेकर के क्या थी, केयरलेस थी। यानी कि हम जब देखें कि आज से 35 साल पहले भोपाल दुनिया की क्या है, एक भीषण उद्योग आपदाओं में से एक था। एक अमेरिकन निगम यूनियन जो कॉर्पोरेशन कंपनी है उसने भोपाल में के एक बाहरी इलाके में एक कारखाने की स्थापना की थी। या जो इंडस्ट्री थी उसमें क्या थे, तो काटनेशक के उत्पादों से भरी हुई थी। यानी कि जो भोपाल के अंदर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कॉरपोरेशन के द्वारा जो एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी जिसमें कि क्या है, कीटनाशक जैसे उत्पादक का उत्पादन किया जाता था। 2 दिसंबर 1984 को इस यंत्र से क्या है, एक मिथाइल आइसोनाइट नाम की एक जहरीली गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से क्या है, तो वहां पर जहरीली गैस निकलना वहां से शुरू हुआ था। यानी कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, तो 2 दिसंबर 1989 को क्या है, तो मिथाइल आइसोनाइट गैस वहां से उस इंडस्ट्री से रिलीज होना स्टार्ट किया था, जिसका जो इम्पैक्ट था वो जितने भी वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, वहां के आसपास में जो लोग रह रहे थे इन्वायरमेंट में, सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला था, जिसके वजह से काफी हजार लोगों की क्या चली गई थी, तो जान चली गई थी, और काफी ज्यादा लोग उससे घायल हो गए थे। आज भी हमें वहां पे ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है कि वहां के आसपास के लोग काफी हद तक काम करने में क्या है, तो असक्षम है, यानी कि अनकेपेबल है। जैसे कि हम बात करें जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें करीबन 8,000 से ज्यादा लोगों की क्या हुई थी, तो मृत्यु हो गई थी, और 50,000 से ज्यादा जो लोग थे वहां से इफेक्टेड हुए थे। अगर हम अकॉर्डिंग टू मैनी सोर्सेस की बात करें, ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो इंसिडेंट यानी कि जो एक्सीडेंट हुआ था, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, जबकि इसमें ये बताया गया था कि ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो एक सिर्फ इस कारण से हुई थी क्योंकि वहाँ की जो कंपनी थी, यानी कि वो जो फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी, उसमें जितने भी जो सेफ्टी इक्विपमेंट थे और जितने भी जो रिक्वायरमेंट थी सेफ्टी से रिलेटेड, उन सब में पैसा बचाने के लिए वहाँ पे वो सारी सेफ्टी इक्विपमेंट लगाया ही नहीं गया था, जिसके वजह से हमें एक भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे एक बिग डिजास्टर देखने को मिला था। तो इसका कारण यही बताया जाता है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसका मेन कारण ये था कि वहां पे जितने भी जो सेफ्टी इक्विपमेंट थी वो किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या कर दिया गया था, तो इग्नोर कर दिया गया था, जिसके रिजल्ट में हमें क्या है, काफी बड़ी एक डिजास्टर देखने को मिली। तो ये था हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक छोटा सा, क्योंकि इसका जो टॉपिक है हम वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 8th क्लास के अकॉर्डिंग इसने एक छोटा सा समरी बस दे दिया है कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी था वो था क्या। तो मेन रीजन यही था कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसका कारण यही था कि जितनी भी जो सेफ्टी इक्विपमेंट वाली जो चीजें थी वो दोनों के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा और जो इंडस्ट्रीज है उनके ऑनर के द्वारा सिर्फ पैसे सेविंग करने के लिए क्या किया था, तो उसे इग्नोर कर दिया गया था, और हमें एक बिग मैन मेड डिजास्टर देखने को मिला भोपाल के अंदर। अब बात करते हैं कि वर्थ लेबर कहते किसे, या वर्थ लेबर होता कौन है। वर्थ लेबर को अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो एक कहते हैं चीप लेबर।
चीप लेबर उसे कहा जाता है कि जिसे कम पैसे में क्या कर सके, हायर कर सकते हैं और उससे ज़्यादा काम, उससे ज़्यादा सर्विसेज ले सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं चीप लेबर। तो चीप लेबर हमें मेनली उसी कंट्री में देखने को मिलती है, उसी कंट्री में देखने को मिलती है जिसकी पॉपुलेशन क्या हो, ज़्यादा हो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो, लाइक चाइना और इंडिया। फिर बात करें पहला रीजन, और दूसरा रीजन है चीप लेबर मतलब डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। तो हमें ये चीप लेबर कहाँ देखने को मिलती है, उस कंट्री में जो कि डेवलपिंग हो और क्या हो, हाई पॉपुलेटेड कंट्री हो। जैसे कि हम बात करते हैं चाइना और इंडिया, ये दो ऐसी कंट्री जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा चीप लेबर देखने को मिलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सस्ते लेबर देखने को मिलते हैं। और जहाँ पे चीप लेबर होते हैं वहाँ पे जो डेवलप कंट्री होती है उन्हें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाती है। जैसे कि हम बात करें हमारी कंट्री से, चाइना जैसी कंट्री से काफ़ी हद तक लोग कहाँ जाते हैं, यूएसए जैसे, फ्रांस जैसे कंट्री में काम करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, चीप यानी कि कम पैसे में अच्छे लेबर्स मिल जाता है। या हम बात करें जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो ज़्यादातर अपनी जो इंडस्ट्रीज होती है वो कहाँ इस्टेब्लिश करती है, तो डेवलपिंग कंट्री में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर करने के लिए जो लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी कहाँ हो जाती है, तो एक सस्ते कीमत पे जाकर के वो सारी फुलफिल हो जाती है। तो उसी को कहते हैं हम वर्थ वर्कर, यानी कि चीप लेबर जो कि कम पैसे में वो उत्पादन के सेक्टर में वो काम कर सके। क्यों? जब भी हम किसी इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए, जो इस्टेब्लिश करने की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मार्केट। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री वहीं पे इस्टेब्लिश की जाती है जहां पे मार्केट अवेलेबिलिटी होती है। उसके बाद होता है मनी, फिर उसके बाद आता है लेबर, फिर आता है हमारे मशीन। सब ये सारे वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि एक इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने में सबसे ज़्यादा, अब इसको जिसे हम मेन पिलर कहते हैं, तो उसमें एक होता है लेबर। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो कंट्री रहती है तो वहाँ पे जो चीप लेबर है वो ईजिली तौर पे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बेरोजगारी की वजह से क्या है, तो लोग कम पैसे में भी काम करने को राजी हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वर्थ लेबर, जिसे हम दूसरी भाषा में चीप लेबर भी कहते हैं। सस्ते श्रम की उपलब्धता प्राथमिक कारों में से एक है, जो कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भारत जैसे संतरे स्थापित करती है, नतीजन विकासशील देशों में मजदूरी भारत के गरीब क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। यहाँ पे एक कंपेयर किया गया है कि हमारी कंट्री को एक डेवलपमेंट कंट्री से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपमेंट, जितनी भी जो डेवलप कंट्री है वो भारत जैसे देश में आते हैं, अपना फैक्ट्री इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की वजह से उन्हें चीप लेबर यानी कि सस्ते स्तर पे क्या है, तो उन्हें क्या देखने को मिल जाएगा, तो लेबर मिल जाएगा, जिसमें वो कम पैसे लगा करके भी क्या कर सकते हैं, तो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये यानी कि अब बात करें कि दिस एम्प्लॉयज ऑफ्टन लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क बाय पेइंग अ लेस मिनिमम वेज एम्प्लॉयज लो सैलरी। यानी कि अगर हम बात करें कि चीप लेबर यानी कि वर्थ वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि लंबे समय तक काम करते हैं और उन्हें जो सैलरी दी जाती है उनके मिनिमम वेज यानी कि कम से कम दी जाती है। बहुत ही उनकी जो सैलरी होती है वो क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, और जिसमें हमें रिजल्ट में ये देखने को मिलता है कि जितने भी जो बिजनेसमैन हैं उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी जो डेवलप कंट्री होते हैं वो उन्हीं जगहों पे अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पे क्या है कि चीप लेबर मिल जाए। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना एक मैन्युफैक्चर हब इसीलिए बना हुआ है क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो चीप लेबर है वो सबसे ज़्यादा है, और इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी किया जाता है। अगर हम बात करें चीप लेबर
चीप लेबर मिलने का जो सबसे बड़ा कारण एक और होता है, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो क्या होता है कि वो सारे जो आदमी होते हैं, जितने भी जो मैन होते हैं, पीपल्स होते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो कम पैसे में भी काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, तो तैयार हो जाते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, यानी कि अगर हम बात करें कि प्रस्तावना की सुरक्षा के लिए कानून, यानी कि हम अगर डायरेक्ट बात करें तो सुरक्षा कानून की का प्रस्तावना। इसमें क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ का मतलब है कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी उनके द्वारा जो सेफ्टी रूल्स बनाए गए थे वो कहीं पे भी जो भी मैन्युफैक्चर सेक्टर वहां पे उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ है, तो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि जब हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी डिजास्टर नहीं हुई थी तो उससे पहले सरकार क्या थी, तो वह हमारे यानी कि मजदूरों की लाइफ को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के क्या थी, तो काफ़ी ज़्यादा केयरलेस थी, जिसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिला था, तो गवर्नमेंट के द्वारा भोपाल जैसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी के अंदर एक ऐसी फैक्ट्रीज की इस्टेब्लिश की जाती है जिसके वजह से हमें एक बिग डिजास्टर देखने को मिलता और जिसमें काफ़ी हज़ार लोगों की जानें चली जाती है और काफ़ी हज़ार लोग क्या होते हैं, तो इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्टेड होते हैं। जहाँ पे आज भी हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि वहाँ के पीपल आज भी काम करने में क्या है, तो एक तरीके का अनकैपेबल है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो ये सरकार का इंश्योर करने का ये काम बताया गया और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आज के टाइम पे कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बन गया है कि राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग, राइट टू लाइफ और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए एक कानून बनाना। यह मामला कानून बनाने और कानून बनाने वाली संस्था की स्थिति के खिलाफ जाता है। यानी कि जब हम बात करें कि जब भी हम इन्फोर्समेंट सेफ्टी लॉ की बात करें तो ये जो कानून है जो उन सब इंडस्ट्रीज के खिलाफ अगेंस्ट में चला जाता है जो कि प्रोडक्शन का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन किसी भी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के बाद उससे जो निकलने वाली जो पॉल्यूशन है वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पहुंचाती है। और उसमें क्या है, जितने भी जो इंडस्ट्रियस पर्सन है तो उसके तहत क्या है, तो उन्हें उन जो लेबर्स है उन्हें उनके सर्विस के अकॉर्डिंग उन्हें उतना सैलरी देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस कानून को कहा जाता है कि ये जो कानून है ये जो हमारा ये कानून है वो किसके लेजिस्लेशन बॉडी के क्या है, अगेंस्ट में जा रहा है। वहां काम करने वालों की जरूरतों की रक्षा करने के बजाय निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ने जनता के कल्याण की अनदेखी की थी। यानी कि जब हम बात करें कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उससे पहले क्या था, वहां पे जितने भी जो काम करने वाले वर्कर्स थे उनकी यानी कि उनके लाइफ की प्रोटेक्शन और जितने भी जो निजी सेक्टर थे, यानी कि जब हम बात करें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा उन वर्कर्स की लाइफ को लेकर के और इन्वायरमेंट को लेकर के क्या कर दिया गया था, तो इग्नोर कर दिया गया था। यह पूरी तरह से अस्वीकार, जिसे हम पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्थानीय और विदेशी दोनों उद्यम भारत में कारखाने स्थापित कर। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो चाहे वो इंडियंस हो या इंटरनेशनल, सारी इंडस्ट्री आज के टाइम पे कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है, तो हमारी कंट्री यानी कि भारत में की जा रही है। तो आज के टाइम पे ये ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि सरकार एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाए, किसके, तो लाइफ के प्रोटेक्शन को लेकर के और राइट टू यानी कि वर्कर्स को लेकर के, ताकि उनकी जो लाइफ है वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और उनका शोषण ना हो और एक बेटर इन्वायरमेंट, हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके और उनके बेटर कंडीशन के लिए क्या करे, तो सरकार एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाए। ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अब बात करते हैं हमारा जो नया कानून बनाया गया था पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, जिसमें हम बात करें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये कानून तब बनाया गया जब हमारे देश में भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी एक बिग डिजास्टर देखने को मिली, तब जाके गवर्नमेंट की आइज ओपन हुई। तब इन्होंने एक एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए और एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा कानून बनाना स्टार्ट किया गया। यदि 1984 में भारत में पर्यावरण को विनियमित करने में बहुत कम कानून थे, यानी कि हम बात करें जब 1984 से पहले, तो इन्वायरमेंट को क्लीन और स्वच्छ रखने के लिए जो कानून थे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्या थे, तो कम थे, और इन कानूनों को शायद कभी लागू ही नहीं किया गया था। तो पर्यावरण को एक मुक्त निकाय के रूप में माना जाता था, जिसमें उद्योग हवा और पानी को प्रदूषित करने के लिए क्या थे, तो उस टाइम स्वतंत्र माने जाते थे। यानी कि जब 1984 से पहले जब इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए जब कोई लॉ ही नहीं था, तो उस टाइम ये माना जाता था कि किसी भी इंडस्ट्रीज को एयर और वाटर उसको पॉल्यूशन करने में वो क्या है, तो वो उसके लिए वो क्या है, तो फ्रीडम, वो क्या है, तो फ्री है। उन्हें कोई भी इन सब के लिए रोक टोक नहीं कर सकता। तो जिसके वजह से आज हमें देखने को मिलता है कि जो पूरी दुनिया है एक ग्लोबल वार्मिंग से सफरिंग कर रही है। इसका जो मेन कारण है वो है पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि कभी हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए कभी उसमें ध्यान ही नहीं दिया गया था, जिसके वजह से आज हम एक जो बिग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है पॉल्यूशन। आज के टाइम पे अलग हर एक कंट्री पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए एक कानून बना रही है। तो उसी तरीके से आज हमारे देश में भी एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए फिर क्या है, तो कानूनें बनाई जा रही है। और ये कब बनाने की स्टार्ट हुई थी? जब हमारे देश में भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा एक बिग डिजास्टर हमें देखने को मिला, तब जाकर के गवर्नमेंट ने अपना ध्यान दिया कि नहीं, अब इन्वायरमेंट को भी सेव करना क्या है, एक कर्तव्य है, और ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। फिर अगर हम चाहे बात करें कि इन्वायरमेंट के साथ साथ लोगों को एक स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड कराना, फिर क्या बना दिया गया, अंडर राइट टू लाइफ के अंदर एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई। पर्यावरण के होने वाले जो भी नुकसान के लिए क्या है, प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। और फिर हम ये देखेंगे कि जो क्लास 8 में जो हमने डिस्कस किया था सामाजिक न्याय, उसमें ये कहा गया था कि सरकार कचरे को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही है, तो बहुत सारे कानून से बना रही है, जैसे कि फाइन लगाना। अगर कोई साफ सुथरा जगह पे अगर कोई कचरा डालता है तो उस पर फिर सरकार क्या करती है, तो फाइन लगाती है, जिसके वजह से क्या है कि हम अपने पॉल्यूशन को धीरे धीरे कंट्रोल कर सके। और जैसे हम एग्जांपल देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक क्या कर दिया गया है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सके, अब क्लीन कर सके। अब बात करते हैं कि एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी, वातावरण किस तरीके से एक सार्वजनिक सुविधा है, अब उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था पब्लिक फैसिलिटी में, जो कि हमारा 9th चैप्टर था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो वाटर है, वाटर, एयर, ये ऐसी चीज है जो पब्लिक के लिए क्या है, डेली बेसिस यूजेस वाली चीज है। एयर तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है। और वाटर भी हमारी लाइफ के लिए एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसलिए आज के टाइम पे गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है कि जो वाटर है और एक प्योर एयर है वो पब्लिक को प्रोवाइड कराए। तो फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी में हमने यही समझाता है कि हर एक वो चीज जो आदमी के लाइफ को इजीली बनाता है, इजीली सर्वाइवेबल बनाता है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक फैसिलिटी हो जाता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वाटर जो है वो हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो सरकार का ये काम बन जाता है कि जो
एक मैक्सिमम एवरेज यूजेस वाटर क्या करे, हर एक आदमी को सरकार प्रोवाइड कराए। ये किसका काम है, तो सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया गया था राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से सरकार का आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है कि वो एक प्योर, नीड एंड क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए, किसके लिए, पब्लिक के लिए, जिससे कि क्या हो कि जो सोसाइटी में अलग अलग टाइप के डिजीजेस ना देखने को मिले और जो भी पॉल्यूशन जैसी जो बिग प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसको किसी भी तरीके से क्या करें तो खत्म किया जा सके। यदि हम बात करें इंडियंस रिसेंटली फ्यू ईयर्स में क्या है, इंडियन कोर्ट्स के द्वारा ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए गए हैं कि इन्वायरमेंट को क्या कर सके तो सुरक्षित करने के लिए उनके द्वारा उनसे जो रिलेटेड थे उनके द्वारा चिंताएं व्यक्त की गई और उनके द्वारा सख्ती से ये ऑर्डर दिया गया कि जितने भी जो इंडस्ट्री है जो हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव इफेक्ट पहुंचा रहे हैं, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा दूर इस्टेब्लिश की जाए या उसे बंद कर दी जाए। तो इसका जो डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट था वो किस पे पड़ा, तो वो किस पे पड़ा था, तो वहाँ फैक्ट्री में जो काम करने वाले जो वर्कर्स थे तो उनकी लाइफ पे पड़ा। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो जाने की वजह से फिर क्या है तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो गया था। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि दिल्ली में कोर्ट्स के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जितने भी जो कारखाने हैं उसे क्या करें तो दूर जगह पे जो कि पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसे यमुना नदी के अंदर जो पानी पोल्यूटेड कर रहे हैं यमुना नदी का, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह रिलोटेड कर दिया जाए। और जिसका डायरेक्ट असर हमें कहाँ देखने को मिला था, तो एक वर्कर्स के लाइफ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन वहां पे कोर्ट्स के द्वारा सिर्फ इसीलिए कारखानों को हटवा दिया गया क्योंकि उनके जो उससे जो निकलने वाले जो वेस्टेज मटेरियल थे वो यमुना नदी के पानी को क्या कर रहे थे तो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड कर रहे थे। तो आज के टाइम पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर की बात करें तो वो कौन सा आता है, तो यमुना नदी ही आता है, यमुना रिवर आता है अगर हम सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर की बात करें अपनी कंट्री में। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली कोर्ट था उसने ये जितने भी इंडस्ट्रीज थे उन सबको ये ऑर्डर दिया कि वो अपनी फैक्ट्री को किसी और जगह पे रिलोकेटेड कर ले। और इसका जो डायरेक्ट असर था वो किस पे पड़ रहा था, तो वहां उस फैक्ट्रीज में काम करने वाले लेबर्स पे। फिर उसी तरीके से जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री थी उसको क्या कर दिया, तो उसे बंद करवा दिया गया, जिसकी वजह से काफी जो लेबर्स थे वो क्या हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। लेकिन ये सारी चीजों कोर्ट के द्वारा सिर्फ इसीलिए कदम उठाई गई क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को अब फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाने लगे कि अब एनवायरनमेंट को क्लीन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा वातावरण से लाभान्वित हो। जैसे कि अभी हमें पता है कि जो आर्टिकल 21 है हमारा राइट टू लाइफ, जिसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है कि गवर्नमेंट क्या करे, हर एक आदमी को क्या है क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की क्या बना दी गई थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई, जिसके वजह से जितने भी जो हमारे इंडस्ट्रीज थे उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया गया था तो डिस्प्लेस्ड कर दिया गया। फिर उसमें ये इंश्योर किया गया कि जो वातावरण को जो प्रदूषित करने वाले जितने भी जो गंभीर परिणाम को भुगतने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया, यदि अभी से अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले टाइम पे जो इसका जो रिजल्ट होगा वो सबको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आज के टाइम पे भी हम देख सकते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ डिजीज का हमें देखने को मिलते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और एक क्लीन एनवायरनमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जा रहा है सिर्फ इसीलिए ताकि हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड को सुधार सके और हमारे जो एनवायरनमेंट में इतना जो पॉल्यूटेड है उस सबको क्या कर सके तो खत्म कर सके। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का
डिस्कशन। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने आखिर ऐसा क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने इसमें ये डिस्कस किया कि किस तरीके से गवर्नमेंट एक कानून बना कर के ये इंश्योर करते हैं कि जो मार्केट के अंदर जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं उसको कम से कम कर सके, और जिसे हम क्या कहते हैं, और ये किसके अंदर आता है, तो लॉ एंड सोशल जस्टिस के अंदर हमारा ये देखने को मिलता है। फिर हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में समझा, फिर किस तरीके से सेफ्टी लॉ को इन्फोर्समेंट में लाया जाता वो समझा। फिर हमने इसमें ये भी देखा कि किस तरीके से कोर्ट्स के द्वारा अब ये ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गवर्नमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके से क्या करे, स्टेप उठा रही है। तो हमारी कंट्री ने पॉल्यूशन को कब, पॉल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट ने फिर कब रियलाइज किया, और एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता, ये सब भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ही गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि एक लॉ बनाना ज़्यादा ज़रूरी है जो कि क्या करे, मार्केट के अंदर जो भी अनफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं लेबर्स को लेकर के, जो डेली बेसिस लेबर होते हैं, जब हम डायरेक्ट बात करें लेबर्स के बारे में उससे, तो और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से सिक्योर कर सके, तो उसके लिए जो कानून की लॉ है तो वो बनाने की आवश्यकता पड़ी। फिर हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट ने किस तरीके से भोपाल गैस ट्रेजेडी से पहले कभी भी एनवायरनमेंट पे फोकस ही नहीं किया था, और किस तरीके से आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या करे, तो जो एनवायरनमेंट है पहली प्रायोरिटी उसे दी जाए। तो फ्रेंड्स आज का था ये हमारा डिस्कशन। अब देख लेते हैं वो 4 वर्ड मीनिंग जो कि एनसीईआरटी के बुक में के लास्ट में दी गई है। तो पहला है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि मार्केट में जाके जो भी ऑब्जेक्ट यानी कि कहें कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई है उसको जो कंज्यूम करता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। यानी कि सीधा सीधी कहें कि कंज्यूमर वो आदमी होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि मार्केट में क्या करते हैं, अलग अलग गुड्स एंड जब सर्विस की जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाता है यानी कि मार्केट में जब बनाया जाता है तो वो हमारा होता है प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट हम उस व्यक्ति, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज में पैसे लगाए जाते हैं अर्निंग के लिए तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। फिर आता है हमारा वर्कर यूनियन। वर्कर यूनियन का मतलब होता है कि किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के जो समूह होते हैं, संघ, यानी कि जब हम बात करें वर्कर के जो ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो क्या करें, अपने ग्रुप्स बना करके अपनी लाइफ से रिलेटेड या अपनी किसी भी बात को मनवाने के लिए वो एक ग्रुप बना करके क्या करते हैं, तो अपने इंडस्ट्रीज में अपनी मांग रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि उनकी वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी देना, वीक में मिनिमम 1 हॉलीडे मिलना। तो इस टाइप की जो मांगे होती है वो जो वर्कर्स जब ग्रुप बना करके अपनी मांगे इंडस्ट्रीज के फैक्ट्रीज के सामने रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्कर यूनियन। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको 8th क्लास का जो लास्ट चैप्टर था लॉ एंड सोशल जस्टिस वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट्स को लिख देना। हम जब कल 9th क्लास का जो चैप्टर 1 है उसको जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसको कंप्लीट कर दिया गया और कल से हम 9th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।